मैं संजय शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, नेहरू ग्राम भारती डीम्ड टू यूनिवर्सिटी, हनुमानगंज, प्रयागराज। प्रिय छात्रों, मैं आज आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और उसके विषय के क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, जिसमें बीए पार्ट 1 सेमेस्टर सेकंड फर्स्ट पेपर, बीए पार्ट 2 फर्स्ट पेपर एंड एमए सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर में ये तीनों लोगों का टॉपिक एक ही है। इसलिए पहले मैं आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको शिक्षा के बारे में बता देता हूँ, फिर मनोविज्ञान के बारे में बताता हूँ। शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो लैटिन भाषा के शब्द ई और ड्यूको से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ई का मतलब अंदर से, ड्यूको का मतलब होता है बाहर से, यानी कि अंदर से बाहर की ओर अग्रसर करना या विकसित करना, बाहर निकालना। अब क्या चीज़ बाहर निकालना? मनुष्य यानी बालक के अंदर जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, उसमें जब वो पैदा होता है तो उसकी बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ जो उसके अंदर रहती हैं, उसको बाहर निकालने का काम, उसको विकसित करने का काम, उसको जागृत करने का काम शिक्षा के द्वारा ही होता है। और जो मनोविज्ञान होता है, मनोविज्ञान का मतलब मानव के व्यवहार का अध्ययन करना। अब पूछेंगे व्यवहार, तो व्यवहार को हम इस तरह समझेंगे कि व्यवहार होता क्या है, कि हम संसार में जो करते हैं वह व्यवहार है। अगर हमारा व्यवहार औरों के प्रति अच्छा है तो निश्चित रूप में हम दूसरों के दिल में जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दर्पण के बारे में बताता हूँ, शीशा के बारे में बताऊँ। शीशे के सामने आप सम्मुख खड़े होंगे तो आपका मुख बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा जैसा आप दिख रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपका व्यवहार जैसा होगा तो निश्चय ही आप लोग, जो दूसरे लोग हों, आपको वो अच्छा समझेंगे, और आपका व्यवहार अगर अच्छा नहीं है तो दूसरे लोग आपको अच्छा नहीं कहेंगे और समझेंगे नहीं। प्रसन्नता, प्यार, विनम्रता, कर्तव्यनिष्ठता, बहुत सारे ऐसे व्यवहार हैं जिसका कि अध्ययन मनोविज्ञान करता है। तो इसीलिए हम एक दूसरे से अगर कोरिलेट की बात करते हैं तो कि एजुकेशन बोथ आर डू टू कोरिलेट टू द एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। तो जहाँ तक इसकी बात होती है कि जो मनोविज्ञान होता है उसमें शैक्षणिक जो परिस्थिति होती है उसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और उसको तर्कपूर्ण ढंग से, वैज्ञानिक तरीके से, मनोविज्ञान का सहारा लेकर हम जो विभिन्न समस्याएं होती हैं उसका निराकरण हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा करते हैं। अब अगर हम ये देखेंगे कि ये शिक्षा मनोविज्ञान को कितना अधिक ये प्राचीन है, तो बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं इनका बहुत मतभेद रहा है कि कब से ये इसका उदय हुआ। तो इसको 19वीं शताब्दी से माना जाता है कि 19वीं शताब्दी से कुछ मनोवैज्ञानिक इसको मानते हैं, और कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं उसमें प्लेटो और अरस्तू जैसे प्राचीन दार्शनिक के समय से स्वीकार करते हैं, और कुछ लोग जो मनोवैज्ञानिक हैं जैसे कार्ल सैनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का प्रारंभ ईसा से 5वीं शताब्दी से पूर्व माना है। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक स्किनर हैं उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को प्रारंभ में प्लेटो के शिष्य जो अरस्तु थे उन्होंने माना है। निस्संदेह ही बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान रहा है, लेकिन विशेष तौर पर शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के विषय में अगर हम बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट तथा फ्रोबेल ने आदि यूरोपीय दार्शनिकों ने के कार्यों से, जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के बनाने का प्रयास किया, और मुख्य रूप से इसका श्रेय सूत्रपात रूसो को जाता है। रूसो जो प्रकृतिवादी दार्शनिक थे, और उन्होंने इसके विषय में, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में बताया। अब हम देखिए आप लोगों के लिए चार्ट एक रखे हुए हैं, इसमें ये देखिए शिक्षा के विषय में बताया कि शिक्षा का परामार्जन यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन, और जो मनोविज्ञान होता है इसके व्यवहार में अध्ययन। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है ये मानव के व्यवहार का परामर्जन
एवं अध्ययन शैक्षिक परिस्थिति में करता है वही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इसमें थॉर्नडाइक का भी विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान है, उसमें जॉन डेवी का भी विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान है, और शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक प्रत्यय का निष्कर्ष एवं अस्मरणीय प्रभाव डाला था जॉन डेवी ने। और ये जो मनोवैज्ञानिक हैं इनकी जो परिभाषाएं हैं ये आपको दिख रही हैं इसमें, कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है, कार्ल सैनिक ने कहा है। और ये क्रोएन ने कहा है कि मनुष्य जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने, अनुभव तथा वर्णन की व्याख्या करता है। यानी मनुष्य जब पैदा होता है तभी से वो सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है, और जब तक उसकी वृद्धावस्था तक होता है तब तक वो अपने सीखे गए अनुभव को व्यवहार में परिवर्तन द्वारा अपने अनुभव से वो बहुत कुछ सीखता है। इसी प्रकार स्किनर ने, इसी प्रकार क्रोन स्टीवंस ने शिक्षा मनोविज्ञान की एक बड़ी ही उचित और अच्छी परिभाषाएं दी हैं। तो इसमें अगर हम कंक्लूज़न के तौर पर अब देखते हैं कि क्या दोनों को अगर मिक्स करके मानेंगे कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन मीन्स मानव के व्यवहारों का ये अध्ययन करता है। सेकंड इसमें देखेंगे कि ये जो एजुकेशनल यानी जो शैक्षिक परिस्थिति है उसमें मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। फिर उसमें जो भी शिक्षण विधियां हैं, प्रविधियां हैं, वो बहुत आसानी से, बहुत सरल और सुगमता से वो प्राप्त करता है इन शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। ये इसमें देखेंगे आगे। शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है वो साइंटिफिक होती है, और साइंटिफिक होने के कारण ये बहुत ही नवीन है, और शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन के लिए इन्हीं विधियों का प्रयोग करता है। देखिए आगे, अब इसके अर्थ जानने के बाद, इसकी परिभाषा जानने के बाद हम लोग इसके कार्यक्षेत्र के बारे में जानेंगे कि इसका कार्यक्षेत्र क्या होता है। कार्यक्षेत्र जो होता है ये 3 चीज़ों पर डिपेंड रहता है, 3 इसमें मुख्य आधार होते हैं। इसमें पहला जो इसका मुख्य आधार होता है वो होता है स्टूडेंट, और जो दूसरा होता है वो होते हैं टीचर, और जो तीसरा होते हैं वो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी तीनों जो होते हैं ये इसके कार्यक्षेत्र के स्तंभ बिंदु हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए स्किनर ने कहा है कि जितनी भी विधियां होती हैं, जितनी भी प्रविधियां होती हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को समझने के लिए और अधिक निर्देशित और परिपूर्ण करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान है वो बहुत अधिक ही लाभदायक है, उपयोगी है, इसका बहुत महत्व है। इसके महत्व को इन्होंने बताते हुए इसके 10 प्रकार से इन्होंने बताए हैं। ये देखिए चार्ट डायग्राम बना हुआ है इसमें। इस डायग्राम में देखिए इन्होंने कई चीज़ों के बारे में बताया है। ये देखिए वंशानुक्रमण, डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अपवात्मक बालक, एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, अधिगम प्रक्रिया, करिकुलम डेवलपमेंट, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियाँ, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। ये जो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र हैं, ये जो इनके कार्य क्षेत्र ये भी उनसे और अधिक ज़्यादा व्यापक है, लेकिन इसमें इन्हीं के द्वारा ही जितने ये जो आपको सर्किल में देख रहे हैं आप, इसमें ये पूरा इसका एजुकेशन साइकोलॉजी का पूरा स्कोप इसी पर डिपेंड है। अब हम चर्चा करते हैं कि वंशानुक्रमण क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी को आप इस तरह से समझेंगे कि वंशानुक्रमण व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं से संबंधित रहता है। यानी उसके दादा, उसके माता, उसके पिता से जो उसकी शारीरिक संरचना होती है, उसकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, उसकी योग्यता होती है, उसका जो शारीरिक गठन होता है, तो वो अपने माता पिता पूर्वजों से ही वह प्राप्त करता है, और उसका विशेष रूप से प्रभाव, वंशानुक्रमण का प्रभाव पड़ता है। ये मनोविज्ञान ने सिद्ध किया है।
और शैक्षिक विकास की दृष्टि से वंशानुक्रम का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर अध्यापक अपने छात्र को वांछित विकास करता है। अब तो उसका सेकंड है, इसका नेक्स्ट इसका क्षेत्र, इस क्षेत्र में जानेंगे कि विकास डेवलपमेंट कैसे होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जब बच्चा पूर्णावस्था से लेकर मृत्यु उपरांत तक मानव विकास की अध्ययन की क्रिया है कि उसका मानसिक विकास कैसे हुआ, उसका शारीरिक विकास किस प्रकार हुआ, उसमें क्या क्या परिवर्तन आया, उसमें क्या क्या संवेग हुए, उसमें बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था आदि के विषय में पूरी जो जानकारी होती है वो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। बालक का विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकास, ज्ञान का समर्थन तथा क्षमता अनुरूप शिक्षा प्रदान करना महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो पूर्ण रूप से शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से मिलता हो, ना ही उसकी शारीरिक दृष्टि से कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर उसमें रहता है। तो अध्यापक अपनी कक्षा में इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान देते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब कोई बहुत अधिक तीव्र बुद्धि वाला होगा, कोई बहुत अधिक मंद बुद्धि वाला होगा, कोई सामान्य बुद्धि वाला बालक होगा। तो जब छात्र अपनी कक्षा में अध्यापन करते हैं, पढ़ाते हैं, तो इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं और व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसको ढालते हैं। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व शिक्षा मनोविज्ञान में का बहुत अधिक महत्व है। व्यक्तित्व यानी ये ऊपरी बनावट या एक मखौटा कहते हैं, जिसको व्यक्ति पहले के समय में कहा जाता था, लगा के नाटक में, रंगमंच में प्रदर्शित करता था, लोग उसको वही समझ लेते थे। लेकिन व्यक्तित्व का मतलब ऊपरी बनावट से नहीं होता है, व्यक्तित्व का मतलब उसके गुणों से होता है, उसके व्यवहार से होता है। तो मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि मानव के विकास, उसकी शिक्षा में व्यक्तित्व का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और बालक के सर्वांगीण विकास में व्यक्तित्व की आधारशिला है। मानव के व्यक्तित्व के उसके सिद्धांतों को ज्ञान का प्रतिपादन एवं व्यक्तित्व का विकास की विधियाँ बताता है और इसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एक्सेप्शनल साइंस के बारे में आपको ये कहेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान ऐसे बालकों को जो विशेष रूप से गूंगे हैं, बहरे हैं और जो स्वस्थ नहीं हैं, अस्थिर से मंद से तीव्र गति से बालक हैं, अस्थिर तीव्र गति बुद्धि के बालक हैं, मंद बुद्धि के बालक हैं, उन लोगों को सामान्य शिक्षा से लाभ उठाने के लिए, कल्पना करने के लिए त्रुटिपूर्ण होगा। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनकी शिक्षा व्यवस्था का आयोजन करता है और इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान इस कार्य में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अधिगम प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया का मुख्य आधार अधिगम है और अधिगम के अभाव में, यानी सीखने के अभाव में, शिक्षा की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। सीखने के सिद्धांत और विधियों का ज्ञान प्रदान शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही होता है। अध्यापक सीखने की प्रकृति, विधियों, ज्ञान के साथ साथ जो भी समस्याएं उसके आती हैं उसका निराकरण, उसका उपाय भी वो करता है, वो भी शिक्षा मनोविज्ञान बहुत हद तक इसमें इसका आधार है। करिकुलम डेवलपमेंट यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण। पाठ्यक्रम निर्माण में सबसे पहले ये बात को ध्यान में रखा जाता है कि वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, मनोवैज्ञानिक का सहारा लिया जाता है और बालक की रुचि, योग्यता और आवश्यकताओं के आधार पर इस करिकुलम का डेवलपमेंट किया जाता है। उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी आयु का विशेष तौर पर, उसकी आवश्यकता के विशेष तौर पर इस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तब ये पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देता है, महत्वपूर्ण इनको सहयोग करता है। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य अध्यापक तथा छात्रों के लिए शैक्षिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी विद्यार्थी या कोई भी शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तब तक वह शिक्षण दे ही नहीं सकता, अधिगम वो सीख ही नहीं सकता है और उसका अधिगम प्रभावशील होने की बात ही नहीं हो सकती है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, ज्ञान प्रदान वाले कारक होते हैं और तथा कुसमायोजन से बचने को उपायों को खोजता है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी।
नेक्स्ट है आपका टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड्स में शिक्षण में किस विधि से पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए और कितना अधिक हम प्रभावशाली पढ़ा सकते हैं। एक स्पेसिफिक मेथड, ट्रेडिशनल मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स, एक्सप्लेनेशन मेथड्स, लेकिन जब भी कभी हम शिक्षण को कक्षा कक्ष की स्थिति को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जिन विधियों, प्रविधियों और सिद्धांतों और टीचिंग एड्स का उपयोग करते हैं तो और अधिक प्रभाव हो जाता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहेंगे कि जब हम खाना खाते हैं तो सिंपल हमको दाल चावल मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दाल चावल के साथ अचार है, चटनी है, पापड़ है, सलाद है, तो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। इसी प्रकार एक टीचिंग भी होती है। अगर हम टीचिंग पढ़ाने में अगर हम केवल उसको मॉडल का भी प्रयोग कर रहे हैं, चार्ट का भी प्रयोग कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का भी, कंप्यूटर्स के बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को, बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो शिक्षण हो सकता है और अधिक प्रभावशाली होगा। और इसको प्रभावशाली बनाने के लिए एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों लोगों की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हमारा प्रभावशाली शिक्षण होता है। और शिक्षा मनोविज्ञान प्रभावशाली शिक्षण के लिए उपयुक्त बहुत सारी शिक्षण विधियां भी ज्ञान प्रदान करता है। अभी नेक्स्ट आप देखेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में बहुत अत्यंत व्यापक एवं आयामी प्रक्रिया है, क्योंकि गाइडेंस और काउंसलिंग के द्वारा समय पर छात्रों को देनी चाहिए। चाहे उस काउंसलिंग, चाहे उसके माता पिता दे सकते हैं, चाहे उसके बड़े भाई दे सकते हैं, चाहे शिक्षक दे सकते हैं, कि उसको आगे क्या करना है, किस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना है, किस व्यवसाय को चुनना है, क्या चीज़ करना है। तो जो उसका शैक्षिक निर्देशन हो चाहे उसका व्यावसायिक निर्देशन हो, इन सभी को उत्तर बहुत ज़रूरी है। इस समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है और इन सब प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? एजुकेशन, साइकोलॉजी। और ये लास्ट वाले बिंदु पे हम कर रहे हैं मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, मापन और मूल्यांकन। छात्रों की विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों तथा उपलब्धियों का मापन और मूल्यांकन करना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। जब कभी शैक्षिक उपलब्धि का मापन किया जाता है तो सत्रांत के अंत में किया जाता है, यानी परीक्षा के अंत में परीक्षा ली जाती है, तब उस शैक्षिक उपलब्धि पता चलती है कि छात्र कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, शिक्षण अधिगम कितना हमारा अच्छा रहा। तो शिक्षा मनोविज्ञान बहुत हद तक इसमें सहायता करता है। छात्रों की अध्ययन में, छात्रों की उपलब्धि में, योग्यताओं में मापन और मूल्यांकन बहुत ही उपयोगी है और बहुत अधिक उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। तो आप ये देखेंगे कि उपयुक्त जितने भी आपको ये विषय क्षेत्र बताए गए हैं, जितने भी बताए गए हैं, बहुत ही अत्यंत विस्तृत हैं। इसमें संबंधित समस्त बातों का अध्ययन किया जाता है जो शिक्षण प्रक्रिया को नियोजन करने, संचालन करने तथा परावर्जन करने की दृष्टि से उपयोगी है। तो छात्रों, आज आपको मैंने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और इसके कार्यक्षेत्र के विषय में बताया। मैं आप लोगों को अगले इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, इसकी उपयोगिता और महत्व के बारे में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।